इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी इतिहास प्रेमियों को आज के इस शीर्षक में गढ़वाल के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में मैं गढ़वाल के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यद्यपि यह स्पष्ट है कि वर्तमान में गढ़वाल के इतिहास के बारे में आप सभी लोग कई महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं और सामान्यतः आप ये भी कह सकते हैं कि गढ़वाल के इतिहास में ऐसा खास क्या है कि जो कि मैं ये व्याख्यान या ये जो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं शुरुआती तौर पर कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपने जो हमारे उत्तराखंड का जो विद्यालयी शिक्षा विभाग है, अर्थात हमारे प्रारंभिक कक्षाओं का और ये इंटरमीडिएट तक की जो कक्षाएं हैं, इंटरमीडिएट तक की जो विद्यालयी शिक्षा है, इस विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए जो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय की पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। यदि आपने उनका अध्ययन किया होगा, निश्चित ही जो विद्यार्थी हैं उन्होंने तो अवश्य उनका अध्ययन किया होगा, तो आपको उन किताबों में कुछ जो बातें हैं आपने हो सकता है उनको गौर न किया हो, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैंने उन बातों को, उन तथ्यों को गहराई से समझने का प्रयास किया है और जो इन पुस्तकों में जो प्रस्तुतिकरण किया गया इतिहास का, तो उनके संदर्भ में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा और कुछ ऐसे तथ्य जो कि सामान्यतया आम जनमानस को गढ़वाल के इतिहास के बारे में उनकी जानकारी नहीं होती है या उनको वो तथ्य उन्हें पता नहीं है, उनको भी मैं आपके समक्ष रखूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ 2-3 मुख्य बातें जो हमारी कक्षा 6, 7, 8 में जो पुस्तकें आज भी पढ़ाई जा रही हैं उनमें कितनी विसंगतियाँ हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूँगा और आपको निश्चित ही उनसे लगेगा कि वास्तव में मैं कितना सत्य बात या कितना इतिहास के तथ्यों को आपके समक्ष रख पा रहा हूँ। आप उन किताबों को खोलकर भी मेरी बातों को उसमें समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तथ्य ये है कि जो कक्षा 6, 7 एवं 8 की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए जो समिति बनाई गई है, जिस समिति का प्रकाशन उन किताबों में किया गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उस समिति में कोई भी उत्तराखंड का इतिहासकार या उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति उस समिति में सम्मिलित नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति है कि उत्तराखंड के बारे में हम लिख रहे हैं और उत्तराखंड के किसी भी इतिहासकार को, किसी भी विद्वान को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि तीनों कक्षाओं की जो पाठ्य पुस्तक हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में इतिहास के बहुत सारे जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। भले ही वो जो राज्य हैं, अन्य राज्यों के माने उत्तराखंड को छोड़ करके अन्य राज्यों के तथ्य जो है इन पुस्तकों में सम्मिलित किए गए हैं। और विडंबना ये है कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक भी तथ्य, आपको बड़ा ताजुब होगा, आश्चर्य होगा इस बात पर कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक भी तथ्य जो है इन तीनों कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम पाषाणकालीन जो शैल चित्र थे उनका जब अध्ययन करते हैं, तो हमारे पास उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान के चित्रों का उल्लेख इन किताबों में है, जबकि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ही शैल चित्र हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा में लाखू उडियार और चमोली जनपद में गुरख्या उडियार में ऐसे ही शैल चित्र पाए गए हैं। इनका भी
शैल चित्रों के संदर्भ में इनका उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं गया है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके जिनके उदाहरण जो है, जिनको स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, यहाँ के तथ्यों को इन पुस्तकों में जगह दी गई है, लेकिन उत्तराखंड के इन्हीं समान प्रकार के तथ्यों को इनमें जगह नहीं दी गई, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। एक और उदाहरण बताऊंगा। जो विभिन्न प्रकार के कृषकों की जो श्रेणियां थी, जैसे उनको तमिलनाडु के कृषकों का उसमें उदाहरण दिया गया है कि उनको किस तरह बड़े किसानों को क्या कहा जाता था, छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, ये उदाहरण तमिलनाडु से दिया गया है। जबकि हमारे उत्तराखंड के इतिहास में जो बड़े कृषक थे स्वतंत्र कृषक, जिनको थातवान या मौरसीदार या खैकर, कैनी ये कहा जाता था, इनका भी इसमें उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो इतिहास है, उस संदर्भ में हमारे उत्तराखंड के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ये तो कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इस तरह यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको, जिन्होंने अध्ययन किया भी होगा इन पुस्तकों का, तो आपको कई ऐसे तथ्य मिलेंगे कि जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हैं और उनको इन पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जा सकता था, परंतु नहीं किया गया है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की पुस्तक में जो मंदिरों पर जो आक्रमण किया गया उसके संदर्भ में जो तथ्य दिए गए हैं, तो उन पर जो उदाहरण दिए गए हैं कि पांड्य वंश के राजा ने श्रीलंका के राजा पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों से वो मूर्तियां चुरा के लाया। ऐसे ही चोल वंश के राजा ने श्रीलंका में आक्रमण किया, वहां से मंदिरों को चुरा के ला के उसने उन मूर्तियों को चुरा करके लाया और अपने यहाँ उन मूर्तियों को स्थापित किया। और ऐसे ही तीसरा उदाहरण दिया गया महमूद गजनवी का, कि इस महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ के मंदिर सहित कई मंदिरों पर आक्रमण किया, मूर्तियों को, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया। और उसके बाद एक सामान्यीकरण कर दिया गया, ये कहा गया कि मध्यकाल में ऐसी ही राजनीतिक संस्कृति थी कि उस समय एक राजा दूसरे राजा के मंदिरों पर आक्रमण करता था और ये उस समय की राजनीतिक संस्कृति बन गई थी। कितना त्रुटिपूर्ण सामान्यीकरण किया गया है। समझ नहीं आता है कि ये विद्वत जन क्या कहना चाहते हैं। क्या पांड्य राजा जो कि श्रीलंका पर उसने आक्रमण किया और वहां से मूर्ति चुरा के लाया और उस मूर्ति को अपने यहाँ स्थापित किया। ऐसे ही चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां से बुद्ध की मूर्ति लाया और उसको अपने यहाँ स्थापित किया। ये कार्य, और जो महमूद गजनवी ने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट तोड़ करके ध्वस्त कर दिया, मूर्ति को तोड़ दिया, क्या ये दोनों कार्य समान हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि मूर्ति को दूसरे मंदिर से लाकर अपने यहाँ स्थापित करना और मंदिरों को तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट कर देना, मूर्ति को तोड़ देना, क्या समान कृत्य हैं? तो हमारे इतिहासकार क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी विडंबना है। चलो मैं अपने मूल तथ्य पे जो आता हूँ, जो मैंने शीर्षक लिया है गढ़वाल के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्योंकि गढ़वाल के इतिहास के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है और समझा है, तो मैं गढ़वाल के बारे में, वैसे तो बहुत सारे तथ्य हमारे पास हैं कि किस तरह प्राचीन, जैसे मैंने कहा ना, पाषाण काल में भी गढ़वाल में जो मानव समाज था, पाषाण कालीन मानव समाज, वो यहाँ पर निवास करता था, जिसके तथ्य हमें तत्कालीन जो लाखू उडियार और गोरखिया उडियार हैं उनसे मिलते हैं। ये लाखू उडियार है जिसके शैल चित्र आप देख सकते हैं। ये लाखू उडियार जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, यहाँ पर ये शैल चित्र आपको दिख रहे हैं। जैसे बहुत सारी जो नृत्य रत जो ये मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं कि ये नृत्य कर रही हैं ये, और ये शैल चित्र जो हैं लाखू उडियार के हैं। इस शैलाश्रय जो शैल चित्र जो मिले हैं, इस गुफा या शैलाश्रय की खोज ताराचंद्र त्रिपाठी द्वारा 12 मार्च 1970 को की गई थी। और इन्होंने इनकी ये जो शैल चित्र हैं लाखू उडियार के,
ये अब क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी बन गई है, हमारी एक मानसिकता बन गई कि हम यूरोप के विद्वानों को या यूरोप के ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। यद्यपि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो जिन्होंने ताराचंद त्रिपाठी ने जो लिखा है, तो उन्होंने लिखा कि ये जो रक्त वर्णीय शैल चित्र हैं लाखों की जो गुफा पर, ये स्पेन की जो प्राग ऐतिहासिक गुफाओं में जो चित्र मिले उन्हीं के समान है। जो लाखों डियार है ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सड़क की दाईं ओर सुयाल नदी के किनारे पर 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। और इन चित्रों में सामूहिक नृत्य इनका मुख्य विषय है। इसके अलावा दैनिक जीवन के दृश्य, पशुओं के दृश्य, नृत्यरत मानव, मुखौटे पहने मानव इन चित्रों में दिखाए गए हैं। ऐसे ही जो ये लाखों उड्यार है, ऐसे ही शैल चित्र हमारे यहाँ गोरखिया उड्यार, जो कि जनपद चमोली का जो मुख्यालय है गोपेश्वर, उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है डुंगरी। डुंगरी गांव के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर ये चट्टान पर, एक गुफा की चट्टान पर ये चित्र बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बकरी नुमा हिरन के चित्र दिख रहे हैं ये आपको, तो ये शैल चित्र से बने हुए लगभग 41 आकृतियाँ इस चट्टान पर बनी थी। अब कुछ धूमिल हो गई, ये नीचे भी हैं, इधर हैं, इधर हैं, ये बहुत सारे चित्र इस चट्टान पर, इस गुफा पर स्थित हैं। इस गोरखिया उड्यार का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि वहाँ के गांव वालों का पहले ये विश्वास था कि ये जो चित्र बने संभवतः गोरखों ने बनाए हैं और गोरखों ने इस चट्टान पर धन छिपाया है, इसलिए इसका नाम गोरखिया उड्यार पड़ा। परंतु प्रोफेसर राकेश चंद्र भट्ट जी, जो कि वर्तमान में प्रोवीसी हैं यमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के, उन्होंने इन चित्रों की खोज की, इन्हें प्रकाशित किया और इनके बारे में लिखा। तो ये जो शैल चित्र हैं इनमें 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानवों की हैं तथा 8 पशुओं की हैं। अब देखो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी जो विद्वान हैं यशोधर मठपाल, उन्होंने इन्हें सर्वश्रेष्ठ शैल चित्रों में सर्वोत्तम सुंदर आकृतियां कहा है। लेकिन मैंने भी जैसे बताया कि हमारे उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया, लेकिन हमारे मूर्धन्य विद्वानों का, यशोधर मठपाल, एक बहुत सारे विद्वान हैं, इनका तो इस समय नाम आ गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं हमारे, लेकिन कहीं किसका जिक्र तक नहीं किया गया है। तो ये इसमें जो चित्र हैं, बकरीनुमा जो जानवरों की छाया चित्र इसमें हैं, शिकार के चित्र हैं, ध्यानस्थ बैठे मनुष्य के चित्र हैं, ये सब इनमें सम्मिलित हैं। तो जो मैं कह रहा था कि पाषाण काल से ही हमारे उत्तराखंड में, हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में मानव संस्कृति पाई गई है। ये तथ्य मैं इसके समझ रहा हूँ, इसमें आपके समक्ष रख रहा हूँ कि देखो बड़ी विडंबना है कि हमारी कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकों में ये तथ्य सम्मिलित होने चाहिए थे, लेकिन नहीं सम्मिलित किए गए, इसलिए मैं आपके समक्ष इन कुछ तथ्यों को रख रहा हूँ। ऐसे ही इस सिरौली शिलालेख है, उससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में कालसी शिलालेख भी है। कालसी शिलालेख आप जिसके बारे में जानते हो, अशोक का जो कालसी शिलालेख है, ये भी हमारे उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में इसका उल्लेख उत्तराखंड के संदर्भ में उस ढंग से नहीं किया गया जैसे होना चाहिए था। ये अशोक का कालसी शिलालेख है। यह शिलालेख कालसी नामक स्थान पर है, देहरादून जनपद में, और इसकी खोज सी फॉरेस्ट ने 1860 में की थी और बाद में सेनाट ने इसको पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में व्हीलर और इसमें व्हीलर जो विद्वान हुए, इन्होंने 1894 में से एपिग्राफिया इंडिका में इसको प्रकाशित किया है। तो ये भी हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि ये इन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे कुणिंद सिक्कों को। अब कालसी शिलालेख क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है तो इसको कालसी का नाम तो अवश्य आता है, लेकिन कुणिंदकालीन सिक्के जो कि उत्तराखंड में मिले हैं, कुणिंद जो राजवंश हुआ है उत्तराखंड, हिमाचल, बड़े क्षेत्र पर कुणिंदों का शासन रहा है, और इनके जो सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, इतनी प्योरिटी इनमें है कि मैंने स्वयं ये सिक्के देखे। जो हमारे यशस्वी विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज पद्मश्री, जिनको अभी कुछ समय पहले प्राप्त हुआ है, तो उनके पास मैंने ये सिक्के देखे हैं। और इन सिक्कों में यद्यपि ये फोटो में उतने साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनकी चमक, ये चांदी के सिक्के हैं और इनकी चमक आज भी इतनी बरकरार चमक इनकी बनी हुई है
कि आप सोच सकते हैं कि कितनी प्योरिटी, कितनी शुद्धता इन चांदी के सिक्कों की है। लेकिन कुड़िनों का या कुड़िनों के से संदर्भ में भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो कक्षा 6, 7, 8 की मैं बात कर रहा था, उनका उल्लेख इनमें नहीं किया गया है। अब देखो, हमारे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अद्भुत शिवलिंग जो है लाखा मंडल में है, जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है। हम बहुत से धार्मिक स्थानों की बात करते हैं, या हमने भी बात की कि किस तरह तथ्यों को जो अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है। लेकिन हमारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, देखो ये जो शिवलिंग है, ये इस ढंग का शिवलिंग बना है, लाखा मंडल में स्थित है शिवलिंग। इस पे स्पष्ट जो चित्र है, वो छवि चित्र जो है वो दिखता है अपने आप में। लाखा मंडल को जो हम लाक्षागृह ग्रह जो भी कहते हैं, ये आपके म्यूजिक के बारे में पढ़ा होगा। ये मरडेश्वर महादेव भी लिखा है, अद्भुत शिवलिंग, इसके बारे में लिखा गया है, और ये लाखा मंडल में स्थित है। लेकिन इन तथ्यों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे जो भड़वीर भड़ हुए हैं, हमने उनके पवाड़े और उनकी वीर गाथाएं, लोक गाथाएं तो सुनी हैं, लेकिन उनके कृत्यों का उल्लेख हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि देखो, जिस काल में, जिस कालखंड में हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन तब भी हमारे वीरों ने, हमारे बड़ों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। ये सुरंग जो है माधो सिंह भंडारी ने निर्मित की है। मलेथा की जो गूल है, आज यद्यपि वो मलेथा का सिरा विकास की भेंट, विकास भी जरूरी है, लेकिन ये गूल जो है माधो सिंह भंडारी ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने हाथों से खोद करके सुरंग बनाई है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और यही नहीं, माधो सिंह भंडारी के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य है। माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत पर जब आक्रमण हुआ, तो माधो सिंह भंडारी ने क्या किया उस समय, तिब्बत पे आक्रमण करते समय वहां पर जो है माधो सिंह भंडारी ने जो जगह जगह मुनारे बनवाए। देखो, माधो सिंह भंडारी ने को जब तिब्बत का फौजदार नियुक्त किया गया गढ़ नरेशों के समय, तो माधो सिंह भंडारी ने क्या किया, सीमा पर मुनारे बनाई। मुनारे आप समझते होंगे, जो चौकोर जो मुनारे इनको कहते हैं, वो बनाए सीमा की पहचान के लिए। और अपनी वीरता से क्या किया, तिब्बत पर जो है सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया। और आपको ये पता होगा कि माधो सिंह भंडारी जब तिब्बत पर आक्रमण के समय युद्ध में गया था, तो आज भी हमारे पवाड़ों में वो जिक्र आता है कि जब दीपावली मनाई जा रही थी, तो माधो सिंह भंडारी दीपावली मनाने में नहीं पहुंच पाया। तो बाद में वो 1 हफ्ते बाद जब वो पहुंचा, 11 दिन बाद, तो उसके बारे में जो एकादशी जो हम कहते हैं, एकादश जो हम कहते हैं, वो मनाई गई। तो अपने आप में ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि माधो सिंह भंडारी ने न केवल मलेथा की गूल का निर्माण किया, बल्कि तिब्बत में सीमा की सुरक्षा पर मुनारी बनाई, तिब्बत पर जो सीमा रक्षा की, और बड़ी वीरता से तिब्बत में जो तिब्बत की ओर से जो आक्रमण हुए, उनसे गढ़वाल राज्य या गढ़ राज्य को बचाए, उसकी रक्षा की। ऐसे अनेक तथ्य हैं। अब जैसे ये सभी को ज्ञात होगा कि गढ़वाल पर जो परमार राजवंश, जिनको मैं गढ़ राज्य कह रहा हूँ, जिनकी राजधानी बाद में श्रीनगर में रही काफी लंबे समय, तो पहले परमार राजवंश की जो स्थापना में जो शुरुआत हुई, वो चांदपुर गढ़ी से हुई, जो कि आदि बद्री जो मंदिर है उसके पास चांदपुर गढ़ी है। उस चांदपुर गढ़ी से जो है कनकपाल का, जो भानु प्रताप का जमाता था, दामाद था, कनकपाल ने जो है परमार वंश की स्थापना की। और बाद में इसी कनकपाल के वंश में जो है 36वां राजा हुआ अजयपाल, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजय करके गढ़वाल की स्थापना की। और इसीलिए इसको गढ़वाल कहा गया या गढ़ राज्य कहा गया, कि गढ़ों का पूरा राज्य। तो अजयपाल ने संपूर्ण गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजय प्राप्त करके एक संगठित राज्य स्थापित किया। बाद में इस वंश में कई और महत्वपूर्ण राजा हुए, सहजपाल, बलभद्रपाल, कई मानसा जो राजा हुए। तो उस समय क्या था, तिब्बत जो है बार बार तिब्बत की ओर से गढ़ राज्य पर आक्रमण होते थे।
तो दापा के शासक काको अमोर ने भी जब युद्ध के आक्रमण किया गढ़वाल पर, तो मानसा के समय क्या हुआ, मानसा ने काको अमोर को पराजित किया और तिब्बत पर उस समय ये कर लगाया गया वार्षिक कर, 1.25 सेर सोना और 1 चौसिंगा खाड़ू, 4 सिंह वाला खाड़ू। तो तिब्बत को हर साल जो है 1.25 सेर सोना और 1 चौसिंगा खाड़ू जो है गणेश को देना पड़ता था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है। बाद में जो हम जीतू बगड़वाल, हम क्या करते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा में हम जो बगड़वाल नृत्य करवाते हैं, बगड़वाल को जो नचाते हैं हम, तो उसमें जीतू बगड़वाल का जो जिक्र होता है, केवल हम रोपाई को दिखाते हैं कि रोपाई की जीतू बगड़वाल ने, और उस रोपाई करते करते आचरियों ने उसको क्या कर दिया, उसके प्राणों को हर के ले गई, प्राण उसके ले गई और जीतू बगड़वाल की मृत्यु हो गई। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जीतू बगड़वाल के बारे में कि जीतू बगड़वाल जो है उस समय श्रीनगर में गणराज ने उसको वोट जो बनी तिब्बत का फौजदार नियुक्त किया था, और जीतू बगड़वाल ने बड़ी वीरता से वहां पर क्या किए, तिब्बत से होने वाले आक्रमणों से गणराज्य की रक्षा की। और इसीलिए जीतू बगड़वाल की वीरता को देख करके उसको बगुड़ी का सिरा उसको जो है जागीर में दिया गया था, जिससे वो बगुड़ी की सिर बगड़वाल कहलाया। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जो खतर सिंह के बारे में हम जो कहते हैं कि वो खतर सिंह जो था, उसने कुमाऊं की सेना को, जो चंद राजा की सेना को जो है 7 बार हराया, लेकिन 8वीं बार खतर सिंह मारा गया, तो कुमाऊं में जो खतरा मनाया जाता है। तो ये जो मनी वीरता है, यही जो महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास के, उनको जानना भी जरूरी है। ऐसे ही तथ्य और भी हैं कि किस तरह कुमाऊं पर जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश के पतन में जो हर्षदीप जोशी का क्या योगदान था, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस तरह हर्षदीप जोशी ने गोरखों को आमंत्रित किया और एक छल से जो क्या गया चंद्रवंश के पतन में, एक प्रकार से हम कह सकते हैं हर्षदीप जोशी का भी महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो उसने जो एक प्रकार से जो धूर्तपन दिखाया, उस कारण जो है कुमाऊं में चंद्रवंश का बाद में पतन हो गया। लेकिन गढ़वाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि गढ़ राज्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ ये भी आया है कि जो प्रद्युम्न शाह का पुत्र था, ये प्रद्युम्न शाह नहीं, ललित कुमार शाह का जो पुत्र था प्रद्युम्न शाह, तो ललित शाह ने क्या किया, कुमाऊं के चंद्रवंश पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का शासक बना लिया था। और प्रद्युम्न शाह ने कई वर्षों तक कुमाऊं पर शासन किया, कम से कम 4-5 वर्षों ने शासन किया, और वहां वो क्या करे, प्रद्युम्न चंद। तो एक समय ऐसा भी आया कि गढ़ नरेश के शासनकाल में, गढ़ नरेशों के शासनकाल में एक ऐसा भी समय आया जब कुमाऊं और गढ़वाल पर गढ़ नरेशों का शासन रहा। और वो शासन रहा किसके समय, ललित कुमार शाह के समय, जब उसका एक पुत्र प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में शासन करा था, और स्वयं गढ़वाल पर वो ललित कुमार शाह के नाम से शासन कर रहा था। बाद में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसमें गोरखों ने बाद में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और बाद में उन्हें गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया, जिसमें तमाम जो दरबारी षड्यंत्र था, उसमें जो राजकुमार की भूमिका थी वो बड़ी, एक कह सकते हैं हम कि बड़ी संदेहास्पद थी। और इस कारण जो तमाम जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आप जानते होंगे इतिहास के तौर पर, कि रामाधरणी जो हत्याकांड हुआ, या जो नित्यानंद खंडूड़ी या जो मियाँ घमंड सिंह, तमाम लोगों की जो आपसी प्रतिद्वंदिता रही, उस कारण क्या हुआ कि गोरखों का कुमाऊं पर के साथ साथ गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। और बाद में गोरखों ने जो आक्रमण किया, तो गोरखों ने गोरखा शासन को गढ़वाल ही नहीं, उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड में, अर्थात कुमाऊं और गढ़वाल दोनों स्थानों पर गोरखा शासन को एक अत्याचार का पर्याय माना जाता है। गोरखों ने इतने अत्याचार किए कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को दास और दासियां बनाकर वो हरिद्वार में बेचते थे। वहाँ हरिद्वार में दासों की मंडी, दासों का बाजार लगता था और उनको बेचा जाता था। इतनी बुरी स्थिति होने की, इतने बेकदरी या इनका इतना बुरी स्थिति उन्होंने उत्तराखंड की गढ़वाल और कुमाऊं की यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। किसानों ने जो कृषक थे उन्हें खेती बाड़ी छोड़ दी, वो जंगलों में भागे, वहीं खेती बाड़ी वहीं को करने लगे। और अब उन्हें, क्योंकि उन पे जो गोरखों की जो कर व्यवस्था थी वो इतनी कष्टकारी थी, इतने निर्दयता से वो कर वसूल करते थे कि लोगों ने खेती करना छोड़ा, तमाम अपने व्यवसाय छोड़ दिए। यहाँ तक कि क्योंकि गोरखों का केवल एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह से अधिक धन की वसूली करना। और यहाँ तक कि उनके बारे में
ये भी उल्लेख है कि उन्होंने क्या किया, जैसे उत्तराखंड में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे काम जो है उत्तराखंड में छतों पे जाके किया जाते, मकान की छत पर, क्योंकि पठाला जो छत होती है उनमें कपड़े सुखाना या अनाज सुखाना, दाल की जो बेल होती है उनको सुखाना, तमाम काम जो है महिलाओं को छत पर जाना पड़ता है। तो गोरखों ने अपने और अधिक वसूली के लिए करों की वसूली का एक तरीका क्या निकाला कि उन्होंने महिलाओं को छत पर जाने पर भी कर लगा दिया कि यदि कोई महिला छत पर जाती है तो उसको उसके लिए कर देना पड़ता था। और हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो निर्दयता से क्या किया, बड़ा अत्याचार अनुशासन गोरखों ने उत्तराखंड पर किया। तो ये गोरखों के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। और गढ़वाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है ऐसी कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जो बद्रीनाथ है, बद्रिकाश्रम जिसे वेदों में बद्रिकाश्रम कहा गया है, तो पांडुकेश्वर जो स्थान है, पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र मिले हैं। अभी मैं जो कक्षा 6, 7, 8 की किताबों की बात, पुस्तकों की बात कर रहा था, तो देखो बड़ी विडंबना, मैंने जैसे कहा कि जब उसमें ऐतिहासिक स्रोतों में ताम्रपत्रों का जिक्र किया गया है तो हमारे विद्वान इतिहासकारों ने तमिलनाडु के ताम्रपत्र का उल्लेख किया है। लेकिन बड़ा ताज्जुब है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र, मानी बहुत सारे ऐसे ताम्रपत्र जिनका उल्लेख उसमें किया जा सकता था। लेकिन हमारी इन किताबों में बच्चों को ताम्रपत्र के बारे में बताने के लिए तमिलनाडु का उदाहरण तो दिया गया, लेकिन उत्तराखंड स्वयं जो हमारे पांडुकेश्वर में, तालेश्वर में, अल्मोड़ा के पास जो स्थान है उन पर जो ताम्रपत्र मिले हैं उनका जिक्र तक नहीं किया गया है। ये पांडुकेश्वर में जो जो एक ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, ये ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र इस रंग के होते हैं, ये भले बहुत लोगों ने इनको देखा होगा, लेकिन ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं। इस पे जो नंदी बना हुआ है, ये यहाँ पर ये चित्र हुए, यद्यपि इस वाले में नहीं बना हुआ है। और ये जो मैं ताम्रपत्र पहले दिखा रहा था, ये कर्नारा, जो कि जनपद रुद्रप्रयाग में चंद्रापुरी के पास कर्नारा गांव है, वहाँ पे कर्नारा गढ़ है। तो उस वहाँ पर जो राज राजेश्वरी का मंदिर है, वहाँ पर इस मंदिर में ये ताम्रपत्र रखा हुआ है। इस ताम्रपत्र के संदर्भ में कई भ्रांतियाँ भी हैं, इसलिए आपको ये भ्रांति थोड़ा मैं इसको स्पष्ट कर दूँ कि हमारे विद्वान इतिहासकार डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल, जो चारण के नाम से जो जान जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि ये ताम्रपत्र जो है कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी पांडुकेश्वर से इसको चुरा के या कहीं गायब करके लाया उसने और वो कर्नारा ला गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये ताम्रपत्र कर्नारा में ही मिला है। तो कई बार इतिहासकारों के पर्याप्त तथ्यों की खोज न होने के कारण, या मानी कुछ कई बार जो लोग स्थानीय जो लोग उनको गलत जानकारी देते हैं, उस कारण कई जो तथ्य जो क्या होते हैं भ्रांतिपूर्ण हो जाते हैं। ये ताम्रपत्र कर्नारा में ही मिला है और इस पर जो है पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठोजी ने बहुत काम किया है, इसको प्रकाशित किया है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ताम्रपत्र जो है कर्नारा में ही खेत के जो उसकी जो दीवार होती है उस पर जो वो बना रहे थे, तो उस पर उसी में मिला है ये। तो इन ताम्रपत्रों का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कार्तिकेयपुर के जो राजा हुए हैं, क्योंकि इन ताम्रपत्रों में जिस राजवंश का उल्लेख है उसका स्पष्ट नाम कहीं नहीं है, लेकिन ये इन ताम्रपत्रों में जिक्र आया है कि इन ताम्रपत्रों को कार्तिकेयपुर नगर के राजा ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से जारी किया है। कार्तिकेयपुर के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत सारी उसमें आज हमारे उत्तराखंड के इतिहास में या गढ़वाल के इतिहास में से बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कार्तिकेयपुर विद्वानों ने उसको जोशीमठ माना है, जबकि ऐसा नहीं है। कार्तिकेयपुर को हमारे जो जो E.T. एटकिंसन हुए हैं, डबराल जी हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन हुए हैं, इन्होंने जोशीमठ को ही कार्तिकेयपुर माना है। लेकिन जो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोजी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है इन पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों के आधार पर कि कार्तिकेयपुर जोशीमठ कार्तिकेयपुर नहीं है, बल्कि कार्तिकेयपुर जो नगर था वो कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है, कार्तिकेय का जो मंदिर है जनपद रुद्रप्रयाग में, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कहीं उसकी स्थिति होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इस संदर्भ में जो विद्वान हैं जिन्होंने इन पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों का अनुवाद किया है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो DC सरकार है उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जोशीमठ कार्तिकेयपुर नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि जोशीमठ जो नगर है वो टंकणपुर विषय में स्थित है। और जब जोशीमठ टंकणपुर जोशीमठ जिसको योशिका कहा गया, योशिका जो नगर है वो टंकणपुर विषय में है, और कार्तिकेयपुर जो नगर है वो कार्तिकेयपुर विषय में स्थित है। तो फिर जोशीमठ कार्तिकेयपुर कैसे हो सकता है? ये आप इस पे जरा मनन कर सकते हैं, क्योंकि योशिका जो नगर है वो जिसको हम जोशीमठ कह रहे हैं वो तो टंकणपुर विषय में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आई हैव नॉट ऑल्दो टंकणपुरा सीम टू बी एट डिस्ट्रिक्ट राउंड मॉडर्न जोशीमठ। जो टंकणपुर है वो जोशीमठ के सराउंडिंग मानी उसके आसपास है, अलॉन्ग विद अनदर, ये लिखा है इसमें मॉडर्न जोशीमठ, जो राउंड मॉडर्न जोशीमठ ये यहाँ पे लिखा है। आई हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट नेम्ड टंकणपुरा, कि उन्हें टंकणपुर को तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कौन सा है, लेकिन उन्हें स्पष्ट लिखा है द एब्लिवेशन ऑफ नेम्ड दुर्मति नॉट फार फ्रॉम इट, की दुर्मति से दूर नहीं था। और इन्होंने ये लिखा है टंकणपुरा इज मेंशन्ड अलोंग विद अनदर वी क्या कॉल्ड अंतरंगा। मैं जो आपको बताना चाहता था, लिखा है यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम टंकणपुरा एंड द सुभाई एब्रिविएशन। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लिखा था ये जोशीमठ, हाँ टंकणपुरा सी, यहाँ से आप पढ़िए, टंकणपुरा सीम्स टू ले द डिस्ट्रिक्ट राउंड मॉडर्न जोशीमठ, अर्थात टंकणपुर जो विषय है वो मॉडर्न जो आधुनिक जोशीमठ है उसके राउंड में, उसके आसपास कहीं स्थित था। तो ये स्पष्ट हो गया कि जोशीमठ जो है टंकणपुर विषय में स्थित था। और जो कार्तिकेयपुर है वो कार्तिकेयपुर कहाँ था? कार्तिकेयपुर विषय में। अब कार्तिकेयपुर विषय अलग हो गया और टंकणपुर विषय अलग हो गया, और जोशीमठ जो है वो टंकणपुर विषय में है। तो कार्तिकेयपुर फिर जोशीमठ कैसे हो सकता है, ये आप विचार कर सकते हैं। ये हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसमें बहुत सी भ्रांति आज भी ज्यों की त्यों चली आ रही है। अब मैं आपको खुद भी पढ़ के सुनाता हूँ। ये डबराल जी की किताब है कैंतुरी, कार्तिकेयपुर का कैंतुरी राजवंश इन्होंने लिखी। अब डबराल जी ने कार्तिकेयपुर के राजवंश को कैंतुरी कह दिया, इसमें भी इस पे भी एक बड़ी भ्रांति है। लेकिन अभी मैं कार्तिकेयपुर पर ही केवल वो आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। कार्तिकेयपुर, डबराल जी ने लिखा है कार्तिकेयपुर इस नगर की पहचान बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित योशिका वर्तमान जोशीमठ से की जाती है। अपने आप ये योशिका भी लिख रहे हैं जोशीमठ, जबकि ये मैंने क्या बताया अभी कि ये भ्रांतिपूर्ण है, ये गलत है। क्योंकि जो जोशीमठ है वो टंकणपुर विषय में है और जो कार्तिकेयपुर है वो क्या है, वो कार्तिकेयपुर विषय में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आगे लिख भी रही है कार्तिकेयपुर के साथ साथ अंतरंग और टंकणपुर विषय जो लिख रही है। और टंकणपुर नगर बद्रिकाश्रम तपोवन बद्रिकाश्रम योशिका गौड़ाश्रम पलसारी विष्णु आदि का उल्लेख मिलने से ये लिख भी रहे हैं कि ये क्या था कि योशिका टंकणपुर विषय के आसपास स्थित था। जो मैंने कहा ना भी उनमें अभिलेखों से स्पष्ट हुआ है। तो ये जो कार्तिकेयपुर है वो जोशीमठ नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे जो ताम्रपत्र है उनमें स्पष्ट ही ताम्रपत्र का जो अनुवाद किया गया है डीसी सरकार द्वारा, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि योशिका जो नगर है जो जोशीमठ है वो टंकणपुर विषय में है और कार्तिकेयपुर जो नगर है वो कार्तिकेयपुर विषय में है। कुछ तथ्य और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के बारे में जो हमारे मूर्धन्य विद्वान है, या जैसे आपने राउल सांकृत्यायन का आपने नाम सुना होगा, तो राउल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक गढ़वाल परिचय में जो उन्हें लिखा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, राउल सांकृत्यायन ने पृष्ठ 23 पर गढ़वाल परिचय में उन्होंने लिखा है कि तांबे की भांति लोहे के लिए भी मध्य हिमालय प्रसिद्ध रहा है और दिल्ली कुतुब की निर्मल लोहे की लाट किसी समय यहीं के अगरियों ने अपने लोहे से बनाई थी। ये लिखा है उत्तराखंड के बारे में लिखा है, गढ़वाल के बारे में लिखा है। ये तो राउल सांकृत्यायन लिखते हैं कि गढ़वाल की जो मध्य हिमालय, गढ़वाल को कहा जाता है उत्तराखंड को, कि यहाँ के अगरिया लोगों ने
जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार जो है उसके पास जो लोहे की लाट है, जो लोहे की लाट होने का है, जिसको हम कहते हैं लौह स्तंभ, जो मेहरौली का लौह स्तंभ, उसके बारे में सांकेतिक जी ने लिखा है कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली का लौह स्तंभ है, उस लौह स्तंभ का निर्माण जो है गढ़वाल के अगरिया जात के लोगों ने गढ़वाल के लोहे से किया है। यही तथ्य जो है जो गढ़वाल में एक इतिहासकार और हुए हैं भजन सिंह, उन्होंने ये लिखा है कि आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ये भजन सिंह की किताब है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। और अपनी पुस्तक में जो है भजन सिंह ने उल्लेख किया है कि गढ़वाल के नागपुर, दसौली, बचनस्यों, इड़ियाकोट, कोयली, भरतपुर और कुंजनी क्षेत्रों में लोहे की लगभग 57 खानें थी। राहुल जी के मतानुसार कुतुब मीनार के समक्ष लोहे की कील का निर्माण भी गढ़वाली शिल्पकारों ने गढ़वाली लोहे से किया था। तो ये गढ़वाल के इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, परंतु इसको कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया, न ही इस ढंग से इसको बताने का प्रयास किया गया है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखो, हमारे इतिहासकारों की एक सोच रही है कि वो अपने अनुसार जो बात उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करनी है उसको अपने ढंग से लिख देते हैं, और जो सही बात है उसको छुपा देते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा शंकराचार्य की। उससे शंकराचार्य जी के बारे में हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी 8वीं सदी में हुई, और उसके लिए जो वो साक्ष्य मानते हैं, वो साक्ष्य क्या है? वो साक्ष्य हैं कि जो ब्रह्मसूत्र भाष्य उन्होंने लिखा है, उस ब्रह्मसूत्र भाष्य में क्या है, 2 स्थानों पर क्या नाम आया है, 2 स्थानों पर उल्लेख आया है। एक तो पूर्ण वर्मा नाम का के राजा का, और दूसरा क्या कि दूसरा पाटलिपुत्र का। तो उस आधार पर जो है हमारे विद्वान ये कहते हैं कि पूर्ण वर्मा और पाटलिपुत्र का उल्लेख आने से वो शंकराचार्य का जन्म जो है 8वीं सदी में मानते हैं। लेकिन कांची, रामेश्वरम जो मठ हैं, उन मठों में जो अभिलेख रखे गए हैं, उनके आधार पर उनका जो जन्म है वो बहुत पहले, वो ईसा सन के 494 ईस्वी पूर्व माना जाता है, लेकिन उसको नहीं मानते। माने कहने का अर्थ क्या है, जो उनको जो उनको सूटेबल लगता है, जो उनको अपने हिसाब अपनी बात करने में जो जहाँ वो जो कहना चाहते हैं, तो उसको वो साहित्य को भी वहाँ पे प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको बात नहीं माने तो वहाँ पे वो अभिलेखों को, तथ्यों को भी छुपा देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो ये लिखा है, जनश्रुति के अनुसार तो शंकराचार्य का जो जन्म, आदि शंकराचार्य का जो जन्म वर्ष था, नंदन वर्ष था। और यह नंदन वर्ष क्या था, इस बारे में द्वारिका, पुरी और कांची के मठों के अभिलेखों से में यह स्पष्ट है कि जो अभिलेख द्वारिकापुरी और कांची के मठों में रखे गए हैं, उन अभिलेखों में ईसा पूर्व 509 वर्ष पहले जो है, ईसा से भी 509 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ये तथ्य है किसमें, जो हमारे अभिलेख मिले हैं द्वारकापुरी और कांची के मठों में, उन मठों में जो अभिलेख उनके अनुसार का जन्म जो है 509 वर्ष पूर्व पड़ता है। लेकिन हमारे जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जन्म कैसे मान लिया, किस साक्ष्य क्या माना कि ब्रह्मसूत्र भाष्य में पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख हुआ है। और अब वो क्या लिख रहे हैं, देखो, 750 ईस्वी के आसपास चूंकि नदियों की बाढ़ से वो नगर नष्ट हो गया था, उसके बाद का यह उल्लेख हो ही नहीं सकता। उसके बाद मानी अब वो ये चाह रहे हैं कितना बाद जो है शंकराचार्य का जन्म हम रख सकते हैं, क्योंकि 750 ईस्वी के बाद जो है पाटलिपुत्र नगर नष्ट हो गया था, इसलिए उन्हें 750 को मान लिया कि 750 तक ही जो है उनका जन्म हो सकता है, किसका, शंकराचार्य का जन्म। और उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त भाष्य में किसी पूर्ण वर्मा का उल्लेख है। पूर्ण वर्मा कौन सा महत्वपूर्ण राजा है, ये आज तक हम समझ नहीं पाए, इतिहास का अध्ययन हमने भी किया है, लेकिन पूर्ण वर्मन कोई महत्वपूर्ण राजा हुआ है, ये अभी ये कोई स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे वो हस्तलिखित ऐसे ही साहित्यिक अभिलेखों के आधार को वो अमान्य करते हैं, और जो साक्ष्य उन्हें साहित्यिक साक्ष्य हैं उन आधार पर जो स्पष्ट नहीं है, उस आधार पर जो है शंकराचार्य का जन्म वो 750 के आसपास, या हम कह सकते हैं 8वीं सदी में मानते हैं। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है कि इतिहास को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि शंकराचार्य का जिक्र इसलिए जरूरी है कि शंकराचार्य से, आदि शंकराचार्य से हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो जुड़ा हुआ है, और ज्योतिर्मठ की पहचान
कार्तिकेय पुत्र तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन शंकराचार्य जैसे जो ईस्वी सन से भी 500 वर्ष पहले, ये वास्तव में शंकराचार्य की पहचान है। शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की जो स्थापना की थी वो अपने महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस तरह हमारे गढ़वाल से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनमें अब जो मैं कह रहा था कि ये जैसे अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो बाहर से उसको इस ढंग से बना हुआ है। सोम का मांडा, जो अजय पाल ने जब देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये कहते हैं कि अजय पाल का न्यायालय यहाँ पे चलता था। ये सोम का मांडा ये कहा जाता है। ये चांदपुर गढ़, ये आपकी जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चांदपुर गढ़ इसके अवशेष ये हैं। ये अमृत गंगा जो अत्रि अनुसुया आश्रम है, वहाँ पर ये अमृत गंगा है। और ये ऐसी अमृत गंगा है जो कि इसकी पूरी नदी की परिक्रमा की जाती है। चौसिंगा खाडू और ये लिंगुड़े का पेड़, देखो ये जनपद चमोली में जो दसौलीगढ़ है उसके पास जो काली मठ मंदिर है उसके पास पहले से लिंगुड़ी का ये इतना बड़ा पेड़ था। ये दसौलीगढ़ का ये काली मठ मंदिर है, ये दसौलीगढ़ है जनपद चमोली में। ये त्रिशूल है जिसपे लेख हैं। गोपेश्वर में जो मंदिर के बाहर, रुद्रनाथ मंदिर के बाहर जो त्रिशूल है उस पर ये लेख आपको दिख रहे हैं। ये लेख है इस पे। ये महत्वपूर्ण तथ्य और ये मैंने आपको पहले दिखा दी गूल। तो इस तरह, और ये रूप कुंड में जो कंकाल मिले हैं, देखो मैंने क्या बोला, हमारे गढ़वाल के इतिहास को जो है यदि हमारी पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाता तो बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जो है हमारे उत्तराखंड की इतिहास की पुस्तकों में सम्मिलित किया जा सकता था, लेकिन उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो तमाम ऐसे तथ्यों पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो कि हमारे गढ़वाल के इतिहास से संबंधित हैं। आशा है कि आपको ये जो मैंने बातें बताई, जो तथ्य आपके समक्ष रखे आपको निश्चित ही अच्छे लगे होंगे। इन्हीं के साथ धन्यवाद।